नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। 39 days are remaining for UPSC Mains 2024. That means a little less than 6 weeks. 6 हफ्तों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को समेटना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट्स और उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ किस प्रकार से आपने फुल लेंथ टेस्ट 3 आवर्स तक दिए हैं अभी तक, दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स कि आप किस तरीके के फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे। टेस्ट के ऊपर we'll have a discussion in a couple of days. But before that, before having a discussion on the test, I want you to understand कि कुछ themes, कुछ particular topics जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं आपको, उनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा before it is too late, because execute भी करना है तो उसको लिख के रिवाइज करके टेस्ट में इंक्लूड करके उसके बाद एक्चुअल मेंस में इंक्लूड करने में समय लगेगा और वो समय गंवाइए नहीं। कुछ थीम्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एंड मैं ये भी बताने वाला हूँ कि उनमें क्या क्या कवरेज हो सकती है और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल करनी है। देखिए, एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर एवरग्रीन टॉपिक है। चाहे आप GS 1 देख लो, जनरल स्टडीज़ 1 देख लो, ज्योग्राफी, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर से जुड़े 4 से 5 सवाल पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली। सेकेंडली, अगर आप बात करें इफ़ यू टॉक अबाउट GS 3, वहाँ पे तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फार्म सब्सिडीज, टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर से। सो दिस इज समथिंग जो आप बिल्कुल प्रिसाइसली प्रिपेयर करोगे। बट अलॉन्ग विद दैट, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद इन एग्रीकल्चर दैट यू शुड हैव प्रिपेयर्ड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और रिसेंटली 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने 109 नई क्रॉप वैरायटीज को लॉन्च किया। FCI और बफर स्टॉक से जुड़े जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि 80 करोड़ लोगों को अगर हम PDS राशन मुफ्त में दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ हमें मैनेज करना है MSP, तो क्या लीगलाइजेशन ऑफ MSP सही है, गलत है, रॉन्ग है, राइट है, क्या आपकी इसमें राय है? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जैसी टेक्नोलॉजीज और इनके बेनिफिट्स और नुकसान, दीज आर द मस्ट हैव थिंग्स इन योर नोट्स, जो होना ही होना चाहिए। एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट से जुड़े जो इश्यूज हैं और भारत की एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या कमियां नजर आती है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, क्लाइमेट रिजिलियंट कैसे बनाया जा रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट कैसे बनाया जा रहा है। ईच ऑफ दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। तो ये चीजें आपने अपने नोट्स में ऐड की हैं या नहीं है, प्लीज रीअसेस। पल्सेस और पल्सेस का इंपोर्ट्स, किस प्रकार से पल्सेस एज अ क्रॉप भारत में एक्रिएज के मामले में कम है, जिस प्रकार से होना चाहिए क्लाइमेट या सस्टेनेबिलिटी को लेके उसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस बढ़ जाती है। हमारा खुद का जो अप्रोच है पल्सेस को और मिलेट्स को प्रमोट करने का है, तो बोथ पल्सेस एंड लिमिट्स आर टॉप नॉच प्रायोरिटी क्रॉप्स फॉर यू टू डिस्कस। जब भी आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हो, आपके पास लेटेस्ट इनोवेटिव केस स्टडीज या एग्जांपल्स होनी चाहिए कि कौन से स्टेट्स ने, किस प्रकार के स्टेट्स ने क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया। फार्मिंग के अंदर जितनी भी सब्सिडीज हैं, क्या आप उनको क्लासिफाई कर पाते हो इनटू इनपुट सब्सिडीज और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज, या नहीं कर पाते हो? प्लीज थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। फूड प्रोसेसिंग और लाइवस्टॉक सेक्टर, क्या आपके पास इस फूड प्रोसेसिंग और लाइवस्टॉक सेक्टर के 2 या 3 पेजेस के नोट्स बन चुके हैं जिसको आप रिवाइज कर रहे हो या नहीं? अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑन द बेसिस ऑफ द PYQs एंड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग एवरग्रीन इश्यूज इन न्यूज, ये कुछ चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। सेकेंडली, सेकेंड जो थीम है ह्यूमन डेवलपमेंट थीम, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इज ह्यूमन डेवलपमेंट, जो जनरल स्टडीज 1, 2, 3, एथिक्स, ऐसे सब जगह अप्लाई होगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? हेल्थ, education, skill development, poverty, hunger, and I would also argue and say that the environment also is an important part of human development, which we generally ignore but is rampantly affecting our lives. ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि हम एनवायरनमेंट और डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें, क्योंकि वो डेवलपमेंट जिसको अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, साइक्लोन्स, इस समय इस टाइम पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लैंडस्लाइड्स केरला के अंदर, उसकी वजह से नुकसान पहुंचता है, तो उस ह्यूमन डेवलपमेंट का हम क्या करें, है ना? जब हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो उससे हाउ आर वी गोइंग टू अफेक्ट द अदर सेक्टर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट के होलिस्टिक डायमेंशंस को समझने की कोशिश करो। मैंने एक वीडियो भी डिस्कस किया था जहां पे मैं डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर रहा था, एंड वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट में आपके पास पॉवर्टी से जुड़ा डेटा है या नहीं, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा, सभी से जुड़ा डेटा है या नहीं है। एक तरीके से इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन किस प्रकार से कर सकते हो, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है या नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाँ, ऐसा है कि क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगा, ऐसा है कि वो डायरेक्टली जो तुमने सोचा है वो क्वेश्चन नहीं आएगा वहां पे। इवन देन डू यू हैव एनी काइंड ऑफ टेम्पलेट रेडी विद यू? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो इन सभी के लिए लिए गए हैं, पॉवर्टी के लिए, हंगर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, स्किल के लिए, क्या आप उनको लिस्ट आउट करने के साथ साथ उनको असेस भी कर सकते हो कि उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से चल रही है? क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर असेसमेंट ऑफ अ स्कीम पूछा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की असेसमेंट करो, जन आरोग्य इंश्योरेंस स्कीम के 5 साल पूरे हो गए, उसे असेस करो। ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जो क्या कर रहे हैं, एक एफर्ट कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज we are doing an effort to revise with you all the important themes, all encompassing themes जितनी भी है। आगे वेट करो, मैं आपको सारी themes बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। और ये पर्टिकुलर जो रैपिड रिवीजन है हमारा 24 अगस्त से शुरू होगा और 10 सितंबर से पहले खत्म हो जाएगा। इस पर्टिकुलर का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको कंसोलिडेटेड तरीके से रिवाइज करना है और मेंस रेडी फ्रेमवर्क के अंदर उसे डिस्कस करना है। एडिशनल वैल्यू एडिशन मटेरियल जैसे कि डेटा, फैक्ट्स, माइक्रो डायग्राम्स, कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और कैसे उनके ऊपर काम करना है, करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है, सारी चीजें हम एक एक सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसका शेड्यूल ये आपके सामने है। दिस इज हाउ द शेड्यूल विल गो। तो आपकी जितनी भी थीम्स हैं ये आपके कह सकते हो कि इफ 250 इंटू 4 250 इंटू 4 1000 मार्क्स आपका अगर कवर हो रहा है तो उसमें से ये थीम्स इजीली आपका 800 मार्क्स कवर कर रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट एज इफ यू कैन यूज वन थीम इन वन जीएस पेपर ओनली। आपका सभी जगह कवरेज जो है तो 850 के आसपास आपके मार्क्स यहां पे इजीली कवर हो जा रहे हैं। तो आप एक बार जस्ट हैव अ लुक एट द शेड्यूल, एंड इफ यू डोंट वांट टू एनरोल, एटलीस्ट look at the schedule, look at these particular themes and prepare them on your own। ठीक है, तो ये भी मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं। रिसोर्सेज एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसकी अगर बात करें, ये थीम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज्योग्राफी में या जनरल स्टडीज 1 में श्योर शॉर्ट 2 सवाल इसमें से आने हैं, लेकिन ये वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये पर्टिकुलर थीम आपकी इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपकी जनरल स्टडीज में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप इफ यू हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट हैव बीन आस्क्ड, वाटर के बारे में पूछा गया है, एनर्जी एज अ रिसोर्स के बारे में पूछा गया है, वेजिटेशन और फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स के बारे में सवाल पूछे गए हैं। वाटर के बारे में तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम सवाल पूछा गया जो आपसे श्रद्धा मैम क्लासेस में भी डिस्कस करेगी। मिनरल्स के बारे में भी पूछा गया। सो ऑल दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स or the resources which are there are very important. Next theme that you should prepare for the mains is climate change and sustainable development. Climate change और sustainable development एक ऐसा टॉपिक है जो आप तीनों जीएस पेपर एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से एसए के अंदर भी इस्तेमाल करोगे अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो। तो UNFCCC और उसकी एंटायर सिग्निफिकेंस किस प्रकार से चलती है, भारत के अपने एम्बिशंस क्या है और ग्लोबल स्टेज पे किस तरीके से हमारे एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, उसी प्रकार से हमें अडेप्टेशन और मिटिगेशन में डिफरेंसेस और क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए। रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसके बारे में बात की है। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद ऑल दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, मुझे तो पूरी ऐसी आकांक्षा है कि ये सवाल आएगा। ठीक है, क्योंकि आशंका है, सॉरी आई एम सॉरी। तो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बन फ्लड्स की बात करो, लैंडस्लाइड्स की बात करो, अर्थक्वेक्स की बात करो, आपके डिजास्टर एंड फायर इंसिडेंट्स की बात करो, अगेन फायर इंसिडेंट्स, तो ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट डिजास्टर को हमने अलग थीम रखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट को हमने अलग थीम रखा है, और आप भी डिजास्टर को अलग थीम की तरह पढ़ें तो इट विल हेल्प यू इंक्रीज द स्कोप ऑफ यूजेज। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप उस डिजास्टर की एनडीएमए गाइडलाइंस पढ़ लो,
जनरली यही होता है, जितने 12-13 डिजास्टर है उसकी एनडीएमए गाइडलाइंस पढ़ लो तो हो जाता है, वो तो सब पढ़ के जा रहे हैं। आपको डिजास्टर के पॉलिटी वाले एस्पेक्ट को भी समझना है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और उसमें क्या परेशानी है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि अगर आप 2022 का पेपर देखोगे, 21 का मेंस का पेपर देखोगे तो उसमें 22 का, तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में पूछा गया डायरेक्टली कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड योर एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, इनसे फेडरलिज्म का कैसे पता चलता है। 2020 के कोविड के बाद ये डायरेक्ट सवाल आया। एंड इवन नाउ एनडीएमए के अंदर या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बदलाव लाने की बातें हो रही हैं। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट योर नोट्स, डू यू हैव ऑल दीज पर्टिकुलर डायमेंशंस? इफ नॉट, add them right now because that becomes very very important. Similarly, women empowerment और उससे जुड़े जो issues हैं, women empowerment उससे जुड़े issues हैं, सब जगह काम आने वाले हैं। और लाइफ साइकिल अप्रोच से इसको पढ़ो, सिंपली इसको लाइफ साइकिल अप्रोच से पढ़ो। जब महिलाएं जन्म लेती हैं उसके साथ ही क्या इश्यूज आती हैं, एंड टिल द ओल्ड एज यू कैन कार्व आउट दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन। ठीक है, और उस टाइमलाइन के हिसाब से हम भी क्लासरूम में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको उससे रिलेटेड डेटा, इंडेक्स, रैंकिंग रिपोर्ट, कोटेशंस, इन सब का इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में। और ये हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। डू नॉट बी थिंकिंग कि ऐसा नहीं होगा कि रेडी टू यूज मटेरियल या रेडी टू यूज कंटेंट के साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से उसे इंक्लूड किया जा सकता है। अगर आप खुद के नोट्स में ये इंक्लूड कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। देन वील ऑल्सो हैव अ डिस्कशन एंड यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स अकॉर्डिंगली कि आपके पास क्या सुप्रीम कोर्ट की मोस्ट ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज एट प्ले इन द लास्ट 1.5 years है या नहीं। ठीक है, तो राइट्स से जुड़ा, ड्यूटी से जुड़ा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको है या नहीं, गवर्नर और उनके रोल के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशंस और फेडरलिज्म के बारे में डायनामिक कितना आपकी जानकारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, खासतौर पे रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में इस बार सवाल आने के बेहद चांसेस हैं। क्योंकि आप देखोगे एजुकेशन के अंदर एनटीए क्वेश्चन में था, देन यूपीएससी आल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड देन यू टॉक अबाउट द सेबी वेरी रिसेंटली। तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस दैट आर वॉच डॉग, उसके ऊपर जेनेरिक क्वेश्चन भी आ सकता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो पूछता है सवालों में। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या आपके पास तैयार है ऑन द फॉलोइंग टॉपिक? सेंटर स्टेट रिलेशंस, फंडामेंटल राइट्स अलग अलग, आर्टिकल 14 के ऊपर, 15-16 रिजर्वेशन के ऊपर, है ना, आर्टिकल 19 के जो फ्रीडम्स है उसके ऊपर क्या आपके पास केस लॉज तैयार हैं या नहीं है? प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच का जो कनेक्शन है उसमें किसको प्रायोरिटी देनी है, कैसे प्रायोरिटी देनी है। आर्टिकल 25-26 रिलीजियस राइट से जुड़े जजमेंट्स क्या आपके पास जानकारी है? माइनॉरिटी राइट से जुड़े जजमेंट्स क्या आपके पास जानकारी है? प्लीज चेक योर नोट्स वेदर यू हैव दीज। ये मेरा पर्पस यही है कि आपको याद दिलाऊं कि ये सब चीजें ऐड कर लो, अभी भी टाइम है, 39 डेज है, सो यू स्टिल हैव टाइम टू एटलीस्ट मेक दीज माइनर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ट्राइबल राइट्स, विमेन राइट्स, इलेक्शंस और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ट्राइब्यूनल्स, सेंट्रल एजेंसीज, इन सब से जुड़ी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, क्या आपने उन जजमेंट्स को इंक्लूड किया है? ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट से जुड़ी जो जजमेंट्स है, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट हियर, एनवायरनमेंट से जुड़ी, पोल्यूशन से जुड़ी जो जजमेंट्स है, क्या आपके पास उसके कुछ एग्जांपल्स पड़े हुए हैं? एंड इफ पढ़े हुए हैं तो यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? असेस योरसेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी विल आल्सो बी अ थीम टू बी कवर्ड। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, अगेन यू वुड थिंक यार अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन तो एक क्वेश्चन आएगा, वो भी GS1 में आएगा। नहीं जनाब, आप इसे पढ़ेंगे तो आप अर्बन फ्लड्स, अर्बन हीट आइलैंड्स पढ़ेंगे, जो कि कहीं पे भी पूछ सकता है, GS3 डिजास्टर में भी पूछ सकता है, GS1 ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है। माइग्रेशन के बारे में वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है इन द सोसाइटी, इट कैन ऑल्सो आस्क इन द इकोनॉमी। साथ ही साथ अर्बन सोसाइटीज किस तरीके से काम करती है, पॉपुलेशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या पॉपुलेशन का TFR हमने कम कर दिया है तो उसके क्या चैलेंजेस है, व्हाट आर द डिफरेंशियल चैलेंजेस दैट से तमिलनाडु वी फेस एज कंपेयर टू बिहार, एंड उस पॉपुलेशन चैलेंजेस की वजह से फिस्कल फेडरलिज्म में क्या बदलाव आ रहा है। सो यू हैव टू क्रिएट इंटरकनेक्टिविटीज। अर्बन गवर्नेंस इसके लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है, जो हम डिजास्टर्स वगैरह देख रहे हैं या इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर्स देख रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको तो पता है कि नेचुरल हैजार्ड तो हैजार्ड है, जब वो लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लग जाए वो डिजास्टर बन जाता है। तो इसीलिए डिजास्टर बनाने में अर्बन गवर्नेंस का फेलियर किस हद तक जिम्मेदार है? We saw in Delhi what happened. We saw in to a large extent in major cities जहां पे फ्लडिंग हो जाती है ना,
फायर इंसिडेंट्स जो हो जाते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंटरलिंकेजेस इज द की. इफ यू आर एबल टू ड्रॉ देम इन द एग्जाम, यू विल एबल टू अट्रैक्ट द एग्जामिनर्स अटेंशन एंड अ पॉजिटिव अटेंशन एट दैट. इंफ्रास्ट्रक्चर अनदर सेपरेट थिंग दैट वी विल डील विद. और इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, सारे के सारे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी बात आ जाएगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह की, ट्रिपल पी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दीज. एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी के अंदर आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ है विच कैन बी यूज्ड अगेन इन GS2 एंड GS3. स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, नोवेयर इट इज सेड कि आपसे इंडियन इकोनॉमी का डेटा आप GS2 में नहीं दे सकते हो. आप पॉलिसी मेकिंग का जो टॉपिक है, public policies या government policies, you can use that data there as well. So we'll be discussing in this the GDP, what is inclusive growth, what are dimensions. But if you do not listen, मतलब आप अगर नहीं ज्वाइन करते हो तो आप अपने पास कम से कम नोट्स बना के रख लो. This is very very important from my point of view that I'm trying to tell you. एक्सपोर्ट्स का हमने टारगेट रखा है कि $1 ट्रिलियन तक 2030 तक हमारा जो है एक्सपोर्ट्स पहुंच जाएगा. ठीक है, तो उसको कैसे अचीव करने का है ना, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने बनना है 2047 तक. दिस इज द टारगेट विच वी हैव सेट फॉर अस और विच वी कैन सेट फॉर आवरसेल्व्स एट 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस. कितना ज्यादा रियलिस्टिक है, कितना नहीं है ना. तो और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सर्वे, whatever economic survey will talk about the Indian economy, there'll be small snippets that will be discussed with you guys. तो इसके अलावा स्पेशल सेशन will be there. अब आप कहोगे एथिक्स की बात नहीं होगी, एथिक्स की भी बात होगी. ठीक है, स्पेशल सेशन एथिक्स के ऊपर भी डिस्कशन चलेगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कोलेस योर एंटायर प्रिपरेशन. अपनी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कंटेंट से वैल्यू एडिशन आपको मिलती जाएगी. जो एग्जिस्टिंग कंटेंट आपने बनाया है उसी में ऐड करना है, कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है. और आपको अगर अभी तक आपने इन पर्टिकुलर थीम्स पे काम नहीं किया है, प्लीज फाइंड सम टाइम, है ना, ऐड थिंग्स. मैं ये नहीं कह रहा हूं रिप्लेस थिंग्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऐड थिंग्स. यू स्टिल हैव टाइम टू बिल्ड योर कंटेंट बिकॉज इन द लास्ट 10 days यू वोंट हैव इट. लास्ट 10 days में सिर्फ आप रिवीजन मल्टीपल साइकिल्स ऑफ रिवीजन करेंगे. इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं. धन्यवाद एंड सी यू सून. जल्द ही आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो.